with another new exciting topic in biology. And I welcome all of you on my channel Nitin's BioPath. And today's topic is the non-cyclic phosphorylation. Dear students, this non-cyclic phosphorylation is included in the photosynthesis light reaction. And dear students, this light reaction it includes the formation of ATP and NADPH from light energy or by using the light energy. लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी और एनएडीपीएच का बनना फास्फोरिलेशन कहलाता है और लाइट का इस्तेमाल होने से इसे फोटो कहा जाता है. फोटो फास्फोरिलेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच इज कॉल्ड एज द फास्फोरिलेशन. And photophosphorylation because of the use of light. So let us see today the cyclic photophosphorylation. What happens in cyclic photophosphorylation? For this we should know the structure of chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट में देखिए यह एक के ऊपर इस प्रकार से एक के ऊपर एक ऐसे थाइलाकोइड अरेंज होते हैं, उसे हम ग्राना कहते हैं. और यह ग्राना एक के ऊपर एक अरेंज रहती है. तो एक ग्राना थाइलाकोइड से एक दूसरे से अटैच रहती है. उसके बाद जो स्ट्रोमा है, बाकी का जो खाली जगह यहाँ पे स्पेस आप देख रहे हैं, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा. और जो दो ग्राना के बीच में यह स्ट्रोमा थाइलाकोइड्स मौजूद रहती है. तो एक बात आपको पहले ही पता होगी कि यह जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यह आपको ग्राना थाइलाकोइड में मिलेगा. और इसके लिए कितने फोटोसिस्टम चाहिए? फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट. यह हमें दो फोटोसिस्टम की आवश्यकता पड़ती है. और फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो 600 नैनोमीटर पे लाइट को एब्सॉर्ब करती है और पीएस फर्स्ट जो है वो 700 नैनोमीटर पे लाइट एब्सॉर्ब करती है. ये बात आपको ध्यान पता चाहिए. और यह प्रोसेस कहां हो रही है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. यह प्रोसेस जो है प्यारे बच्चों, यह आपके ग्राना थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रही है. यहाँ पे ग्राना थाइलाकोइड, मैंने एक थाइलाकोइड यहाँ से उठाया है, मैग्नीफाई किया है. ये ग्राना थाइलाकोइड को लिया है और फिर उसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाया और बाकी का बाहर का इसका स्ट्रोमा है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं. अब सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के द्वारा क्या होता है, जब लाइट रिसीव होती है तो वह पत्ते के ऊपर गिरने के बाद क्लोरोप्लास्ट में जाती है और उसका जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है वहां पे फोटोसिस्टम सेकंड मौजूद रहती है. वह क्या करेगी, उसको जब ऊर्जा मिलेगी सनलाइट से, सनलाइट की ऊर्जा मिलेगी, सनलाइट एनर्जी मिलेगी, तो वह फोटोसिस्टम सेकंड जो है वहां पे इट विल क्रिएट होल एंड इलेक्ट्रॉन विल कम आउट. मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक्साइट होके. और यह पता है पहला एक्सेप्टर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वह होगा PO15. और यह अपहील मूवमेंट, अपहील ऊपर की तरफ मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की से, इसलिए इसे अपहील मूवमेंट कहते हैं प्यारे बच्चों. और फिर यह इलेक्ट्रॉन PO15 से प्लास्टोक्विनोन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर यह इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कंपाउंड को भेजा जाता है, उसे साइटोक्रोम B6 कहते हैं. और साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनेन की तरफ जाता है और अंततः यह फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर, फोटोसिस्टम फर्स्ट इसको एक्सेप्ट करती है. तो यह पहली स्टेप हुई यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ जा रहा है. अब पहले बच्चों यहाँ पे फोटोसिस्टम फर्स्ट भी अपना इलेक्ट्रॉन जो मिला है उसे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और जो फर्स्ट कंपाउंड है फेरस सल्फर कंपाउंड वह एक्सेप्ट करता है तथा फेरोडॉक्सिन को भेजता है. और फेरोडॉक्सिन यह इलेक्ट्रॉन जो है, यह इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज नाम के एंजाइम को देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये कंपाउंड NADPH प्लस कंपाउंड में बदल जाता है जो एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है. अब प्यारे बच्चों यहाँ पे उसी समय में क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम सेकंड ने दिए है, वह इलेक्ट्रॉन जो है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म होते जाएंगे. मतलब यह ट्रांसफर करेगी फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ. तो इसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मिलना चाहिए. तो क्या होगा, जो वाटर हम प्लांट्स को देते हैं उसका फोटोलिसिस होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है. तो फिर इसका ब्रेकडाउन हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है और ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है. जो आप अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं ये वही फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाला ऑक्सीजन है. और यह जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के रूप में यहाँ पे अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है.
प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और फिर यह बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन यह बाहर आना चाहता है। तो यहाँ पे यू विल फाइंड द डोर दैट इज एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेज नाम का जो डोर है वो मिलेगा, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलना चाहेंगे और ये एटीपी सिंथेज जो है यहाँ से प्रोटॉन बाहर आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये एक्सेप्ट करके एटीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा और यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होगा, एटीपी का निर्माण होगा। और इस प्रकार हमें दो एनर्जी कंपाउंड्स इस रिएक्शन में मिले, NADPH और एटीपी। इस प्रकार यह नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। फिर और इसकी खासियत क्या है, इसे हम जेड स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड स्कीम कहते हैं। जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को क्या कहते हैं हम? जेड स्कीम कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, एक बार इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ जाता है, ये रिटर्न नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट जो है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब आपके फोटोसिस्टम सेकंड या फर्स्ट के फोटोसिस्टम सेकंड के क्लोरोफिल यहाँ पे दिया है और फिर यह एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड थियोफाइटिस ले लिया है और फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन से NADPH बना है और इस प्रकार यह फर्स्ट कंपाउंड बनता है और उसी के साथ यहाँ पे ATP का भी निर्माण होता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ है, लेकिन ये नॉन साइक्लिक तरीके से हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक बार फोटोसिस्टम से करने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो वापस नहीं आएगा। तो इस तरह के नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दो मतलब एनर्जी कंपाउंड बनते हैं, एक है एटीपी और दूसरा NADP। एक्साइटिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन उससे काफी आसान हो सकता है। क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, यहाँ पे जब मोर देन 680 नैनोमीटर का सनलाइट जब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन द्वारा या फोटोसिस्टम के द्वारा, फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा रिसीव होता है, तब यह नॉन फंक्शनल होती है और उस समय हमारी फोटोसिस्टम फर्स्ट फंक्शनल होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोसिस्टम फर्स्ट में होल क्रिएट हो जाता है, क्रिएट्स होल एंड ड्यू टू दैट इट गेट एक्साइटेड एंड इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेल्ड आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और यह इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर कंपाउंड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। बाद में इस इलेक्ट्रॉन को फेरोडोक्सिन एक्सेप्ट करता है और यह इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आता है कहां पे, फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ। इस दौरान एटीपी का निर्माण होता है और ये एटीपी आपको कैल्विन साइकिल में, जैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये एटीपी काम आएगा, कैल्विन साइकिल में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से जो एटीपी और NADPH बने उसी प्रकार इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी जो बने वो भी कैल्विन साइकिल में काम आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मुख्य फर्क क्या है, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। यहाँ पे फर्क जो है, यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड इज नॉन फंक्शनल, ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज वर्किंग एंड सेकंड डिफरेंस जो है NADPH इज नॉट फॉर्मिंग, ओनली ATP इज फॉर्मिंग। यू रिमेंबर इट। सो यह हमारा आज का टॉपिक था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या होता है, एटीपी का निर्माण साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कहां से, फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा जाएगा APS के तरफ, फिर फेरोडोक्सिन के तरफ और अंततः वापस आएगा और इस दौरान एटीपी का निर्माण होगा। इस दौरान एटीपी का निर्माण होगा और इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं क्योंकि ये लाइट के द्वारा निर्माण हुआ है। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर करना ना भूले। मेरे चैनल का नाम है नितिन बायोपार्क। ऐसे ही नए नए और एक्साइटिंग टॉपिक खास करके CBSE 12 से और नीट के बच्चों के लिए मैं वीडियो लाते रहूंगा। आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।